नमस्कार साथियों, मैं उमाकांत मिश्रा आधृत अकेडमी से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों के समक्ष यूपी टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम हिंदी का लेकर के आया हूं और इसको आप लोग बड़े ही पेशेंस के साथ और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि पेशेंस के अलावा आप कर ही क्या सकते हो। भर्ती 2022 में आई थी और परीक्षाएं अभी तक हुई नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऊर्जा और एनर्जी भूल जो चुके हैं आप लोग, उसको पुनः प्राप्त करिए और फिर से लग जाइए, क्योंकि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। और अभी कोई काम कर नहीं सकते हैं और तैयारी भी ऐसी कि आप छोड़ नहीं सकते हैं। सरकारी नौकरी एक उत्तर प्रदेश में एक मृग मरीचिका बन चुकी है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पाठ्यक्रम को देखिए, जो कुछ भूल गए हों उसको रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए। मैं तो ये नहीं कह पाऊँगा कब पेपर होगा, लेकिन पेपर एक दिन ज़रूर होगा। और जब पेपर होगा और जो लगातार पढ़ता रहेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा सब टॉपिक है, वो है यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम। तो इस पर हम वैसे तो आयोग में कोई आयोग की वेबसाइट पर जो पुरानी भी थी और जो नया आयोग है, दोनों की अभी नए आयोग की तो वेबसाइट ही नहीं बनी हुई है। जो पुराना आयोग था उसकी वेबसाइट जो थी, उस पर भी पाठ्यक्रम के बारे में विशेषतः कोई पूर्णतः जानकारी नहीं दी गई है। अगर आप लोग उसको देखेंगे तो उसमें आपको बड़े मुश्किल से 1.5 पैराग्राफ का यूपी टीजीटी का पाठ्यक्रम है और 1.5 ही पैराग्राफ का यूपी पीजीटी का पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम निकालना ही बड़ी मुश्किल की बात है। और जब आपको यही नहीं पता है कि आपकी दौड़ कहाँ से कहाँ तक है, तो आप उस रेस को जीतेंगे कैसे। तो रेस को जीतना आप लोगों के लिए मैंने आसान बनाने के लिए पिछले 10 वर्षों के पेपरों का मैंने अध्ययन किया और प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं, उनकी कठिनाई का स्तर क्या है, यह सब जानकारी इकट्ठा करके मैंने एक अपने अपने आधार पर एक पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की है। और जिसमें पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की है, वो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और उसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये जो मैंने पाठ्यक्रम निकाला हुआ है, क्या ये आप लोगों की मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला तो आपका आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। यह पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में से लगभग 60 से 70 प्रश्न आते हैं। और इसका बहुत व्यापक, हिंदी साहित्य का इतिहास का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं। और इसका व्यापक स्तर इसलिए है क्योंकि इसके हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 खंड हैं। पहला खंड है आदिकाल का, और दूसरा खंड है आपका भक्ति काल का, और तीसरा खंड आपका है रीतिकाल का, और चौथा खंड आपका है आधुनिक काल। आधुनिक काल तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इसी के साथ में एक और टॉपिक जुड़ जाता है यहाँ इनका, हिंदी साहित्य के इतिहास में,
कि यहाँ पे इसको ऐसे ही डाल देते हैं ऊपर। इतिहास लेखन परंपरा। तो इतिहास लेखन परंपरा जो है ये 1000 वर्षों के इतिहास के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। और इसमें शुरुआत में बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि आए हुए हैं। गारसा दास तासी से शुरू होकर के आज तक लेखन की परंपरा चलती ही आ रही है। इसमें हमारे इतिहास ग्रंथों के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल की। तो आदिकाल मित्रों 6 पार्ट में विभक्त है। आदिकाल जो है ये 6 पार्ट में विभक्त है। इसको हम आपको जब हम आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे, आदिकाल से शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तब आपको पूरा बताएंगे एक एक कौन कौन से हैं। और भक्ति काल को तो बिना बताए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भक्ति काल में बहुत सारे पार्ट बनाए गए हैं। उप तो भक्ति काल को भी कई भागों में बांटा गया है। तो जिसमें एक आपका भक्ति काल में आता है सगुण भक्ति शाखा। और दूसरा आपका आता है निर्गुण भक्ति शाखा। अब सगुण भक्ति शाखा को फिर 2 भागों में बांट दिया गया है। एक आपका है राम काव्य शाखा। राम काव्य नहीं, राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा। और दूसरा आपका है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और इसी तरह से निर्गुण में है ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा और फिर आता है प्रेमाश्रयी शाखा। इसमें आपको प्रेमाश्रयी में जायसी वगैरह मिलेंगे। और ज्ञानाश्रयी शाखा में आपको कबीर कबीर आदि संतों के दर्शन होंगे। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी रहेंगे। और इन कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास के साथ बहुत सारे लोग रहेंगे। फिर रीतिकाल आता है। तो रीतिकाल में आपका जो ये रीतिकाल है, रीतिकाल दो उप विभाग में विभक्त है। जिसमें एक होता है रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और एक इसी में आ जाएगा रीति मुक्त। तो ये आपका हो गया रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध, 3 उपविभागों में इसको बांटा गया है। और आधुनिक काल में तो विभागों की कोई गणना नहीं है। हर 3-4 साल बाद एक नया युग शुरू हो जाता है। जैसे शुरुआत होती है आपका छायावाद से, और आगे आकर के आज तक इसमें युग बदलते ही चले आ रहे हैं। तो इस पर हम लोग जब विशेष चर्चा करेंगे तब बातचीत करेंगे। प्रयोगवाद, प्रयोग ऐसे कह के कभी काफ़ी आ जाते हैं, प्रयोगवाद। और ऐसे इसमें बहुत सारे वाद जुड़ जाएंगे, नकेनवाद, प्रपद्यवाद। तो ये हो गया। अब ये सारे वादों की जानकारी, क्योंकि अगर
आप वन लाइनर पेपर से पढ़ेंगे, वन लाइनर पुस्तकों से पढ़ेंगे, तो उसमें जहाँ तक मुझे अनुमान है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि 2021 का जो प्रश्न पत्र आया था उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो वन लाइनर में था ही नहीं। तो आप लोगों को अगर श्योर सफलता चाहिए तो इस पर कुछ पुस्तकें भी हैं जिनको, जो आदिकाल, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने में आप लोगों की काफ़ी मदद करेंगी। क्लास में जो बातें होती हैं वो वन लाइनर होती हैं, थोड़ा बहुत व्याख्या हो जाती है, लेकिन जब आप अध्ययन करेंगे पुस्तकों का तब आपको डीपली जानकारी होगी, और जब आप डीप में जानकारी इकट्ठे कर लेंगे तब कहीं से भी घुमा के पूछे आप उसमें असफल नहीं रहेंगे। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको आप लोगों को समझने के लिए पुस्तकें पढ़ना अति आवश्यक है। बिना पुस्तकों के आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जो पुस्तकें हैं वो सबसे, मैं ज़्यादा पुस्तकों के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कम से कम आपको 4 से 5 पुस्तक तो पढ़नी पड़ेगी सिर्फ इतिहास के बारे में। तो क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी सबसे पहली पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य, मैं यहाँ पे लेखक के नाम डाल दे रहा हूँ, इनकी अलग से आपको बुक लेनी पड़ेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये इतिहास जो है ये बेस है, और इसकी भाषा बहुत ही कठिन है, और इस पुस्तक से ही 1-2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। पूछे तो लगभग 25 से 30 प्रश्न जाते हैं, किसी भी स्तर का पेपर कहीं का भी हो। अगर आपने ये हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह पुस्तक नहीं पढ़े हैं तो फिर आप क्या ही कहना है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बहुत ज़रूरी पुस्तक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी की पुस्तक है। ये आधुनिक काल को बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं। तो ये पुस्तक भी आपको पढ़ना अति आवश्यक है। और आपकी तीसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये है डॉक्टर नगेंद्र की। इसमें इन्होंने रीतिकाल को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो रीतिकाल के लिए आपको ये पुस्तक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और एक पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह जी की ही है। 3 किताबें तो ये हो गई, और इन 3 को पढ़ते हुए आपको भाई थोड़ा पॉज करा दो। हिंदी भाषा और
साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे वस्तुनिष्ठ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब आप इतनी पुस्तकें पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको पढ़ेंगे तब आपका कल्याण अच्छे से होगा। और बीच में अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और एक आपकी पुस्तक इसमें और जुड़ जाती है, वो बहुत ज़रूरी है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो ये हरदेव बाहरी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें लगभग 4 से 5 प्रश्न आप इसके पूछे जाते हैं हिंदी भाषा और उद्भव का विकास को लेकर के। और इसी में आपका आ जाएगा, इसको भाषा विज्ञान भी बोलते हैं, तो इसी में आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, राजभाषा और संविधान में राजभाषा की स्थिति। तो ये इतनी किताब इतिहास के लिए अति आवश्यक है। अगर आप लोग और बढ़ाना चाहें तो इसमें एक किताब है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये तो हो गई हमारी हिंदी से संबंधित पुस्तकें, जिसको कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अगर आपको गहन अध्ययन करना है और टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करना है किसी भी स्टेट का, तो आपको इतनी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता होगी। और अगर आपको सफल होना है तो ये पुस्तकें आपको रखना ही पड़ेगा। अब पहला टॉपिक हमारा इतिहास से कंप्लीट हो गया है और इसको मैंने लगभग 7 से 8 पॉइंट में बांट के रखा हुआ है। तो आप लोग मेरी इस मेहनत को सफल करिएगा और देखिएगा ज़रूर, और इसके आधार पे आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू करिए। पेपर होने में पता नहीं पेपर कब होगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए बहुत लोग उतावले रहते हैं कि हमको पेपर नहीं हो रहा है, क्या पढ़ें। सोचो अगर कल पेपर हो जाए तो आप क्या करोगे, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? और अगर नहीं में जवाब मिलता है तो आप लोग ये शुक्र मनाइए भगवान का कि पेपर नहीं हो रहा है। नहीं, अगर पेपर हो गया और आपकी नौकरी न लगी तो ऐसे पेपर होने से क्या फ़ायदा। तो पहला हमारा जो टॉपिक था, मतलब जो पाठ्यक्रम का मैंने डिवाइडेशन किया था, हिंदी साहित्य का इतिहास,